मेरा नाम गुरजीत कौर टट है जी। मैं भी अम्बाला जट्टा से हूँ और डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, और मैं शहीद भगत सिंह की भांजी हूँ, बहन की बेटी हूँ। उनकी बहन बीबी प्रकाश कौर थे, छोटी सिस्टर, और उनकी बेटी हूँ। और मैं यहाँ पर चौथी बार आई हूँ। थोड़े दिन लगा के फिर थोड़ा अपना घर देख के वापस आ जाते हैं। और इस बार हमने फैसला किया कि हम जो लोहड़ी है किसानों के साथ मनाएंगे, और 26 जनवरी को भी हमारा प्रोग्राम है, सारा गांव ही आएगा। अब थोड़े आए हैं। तो आपने बताया शहीद भगत सिंह की भांजी है। हाँ जी, हाँ जी। क्या उससे इतना यहाँ पर इस आंदोलन में भगत सिंह की ही हर जगह जो है फोटो दिखती है आपको? आप क्या लगता है कि भगत सिंह ने जो किया था वो आज उसी के रास्ते पे यहाँ पे? बिल्कुल जी। जब मैं सारी जगह देखती हूँ उनकी फ़ोटो, तो मेरे को लगता है कि उनके विचार जो थे, जैसा वो यूथ को देखना चाहते थे, जैसा अपने देश के लोगों के विचार देखना चाहते थे, आज वो आ गए उनमें। आज उनमें जागृति आ गई है, अपने हक के लिए खड़े हो गए हैं। यही वो उन्होंने अपनी जान किसानों और मजदूरों के लिए दी, गरीबों के लिए दी थी, कि ताकि हमारा देश आज़ाद हो। आज़ादी के बाद हमारे जो सभी के मजदूर, किसान, गरीब जो है, वो सारे एक बराबर हो। लेकिन उनको पता भी था ये आज़ादी, तो उन्होंने बोला था कि आज़ादी तो आ जाएगी, 5 साल 10 साल के बाद आज़ादी तो आनी है। पर उसके बाद भी जो सिस्टम है ना, वो नहीं बदलने वाला। कि कुर्सी बदलेगी, गोरे से काला बैठ जाएगा, लेकिन सिस्टम नहीं बदलेगा। सिस्टम थोड़ी लोग आज़ादी लेके खुश हो गए कि सो गए भी हमारी गवर्नमेंट बन गई, हमको सब कुछ मिलेगा, हम खुशहाल होंगे। लेकिन धीरे धीरे अब जाके लोगों को पता लगा कि सरकार ने हमारे साथ कितना धोखा किया। कोई भी सरकार आई हो, उसने धोखा किया और सभी कुछ बेच दिया, देश का बेच दिया। और जो बचा था किसान का, वो भी बेचने को तैयार हुआ। सो मैं पंजाब को भी बधाई दूंगी, हरियाणा, कि उसने इस बात को समझा और उसको लेकर खड़ा हुआ। और मैं हरियाणा और बाकी स्टेट सभी की धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस बात को समझ के सभी इकट्ठे हो गए कि हमारा देश तो जा रहा है, हम तो गुलामी की तरफ जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। दूसरी आज़ादी की, उन्होंने कहा था भगत सिंह ने कि दूसरी लड़ाई करनी पड़ेगी, लोग उठेंगे और अपनी जो आर्थिक आज़ादी है उसके लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा। सो आज हम देख रहे हैं हर बच्चे के, हर जवान बच्चे के, बूढ़ों के, सभी के मन में यही है कि हम गुलामी की तरफ चले गए, अब हमको आज़ाद होना है, अब हमको अपना हक लेना है। सो हक लेने इतनी दुनिया उनके विचारों से खड़ी है, वो उनके हीरो हैं। लेकिन मैम, जब अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि ये खालिस्तानी लोगों का जो है कुछ इसमें घुसाए हैं, तो इससे आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन को? दुख लगता है कि जो आज़ादी में, जिनको आज़ादी लेने के लिए जिनको ज़्यादा फांसी लगी, वो पंजाबी थे, सरदार थे। फिर सेना में ज़्यादा हैं जो जिनकी शहीदी होती है, जब उनकी गिनती करके देख लो, वो ज़्यादा सरदार हैं, पंजाबी हैं। तो जब यहाँ आके लड़ते हैं, सरहद पे लड़ते तो ठीक है, ये देशभक्त है। और जब यहाँ अपने हक के लिए लड़ेंगे तो वो खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, जब पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं। पर इसके लिए तो ठीक है, नहीं होना चाहिए ऐसा, पर बहुत कुछ है जो नहीं होना चाहिए, हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जो 8 हफ्ते का टाइम दिया है, इसको क्या लगता है कि क्या मंशा है सुप्रीम कोर्ट की आगे इसके पीछे? मैं तो पहले से सब लोगों को मिल के देखती थी, पूछती थी कैसा सुप्रीम कोर्ट से पहले जो थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया था कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो मैं कहती ज़्यादा यकीन ना करो सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट के जज वही हैं जो जहाँ से रिटायर होकर राज्यसभा में जाते हैं, तो वो इन्हीं के बंदे हैं। तो ठीक है, वो उन्होंने अच्छा फैसला लिया, हमने उनकी प्रेज की। लेकिन जो यकीन है सरकार ने भी खोया है, और सुप्रीम कोर्ट पर थोड़ी आस थी, वो ख़त्म कर दी। और इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश का नहीं हो सकता कि वो जो सबसे बड़ी न्यायपालिका है, जिससे जो न्याय के लिए वहाँ जाता है, और उसके जज कैसा ड्रामा करते हैं
दिखाते हैं जी, वो हमने सरकार को झाड़ लगा दी, वो कर दिया, जरा तेज़ी से बोलते हैं। और वो सिर्फ बात करते हैं, टिप्पणी करते हैं, जो फैसला है उसमें नहीं, उसमें कुछ नहीं किसानों के बारे में कोई फैसला हक में दिया। और जो उससे सबसे ज़्यादा शर्म की बात है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि उसने जो 4 लोगों की कमेटी बनाई है, उसमें चारों के चारों ही सरकारी टाउट हैं, सरकार वो इस कानूनों के हक में थे और वो इसने लुके छिपे थे। जो मान है भूपेंद्र सिंह मान, उन्होंने चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री को कहा था कि तो आपने बहुत अच्छा कानून बना दिया। वो जो वकील है जो दूसरे, उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने अखबारों में, टीवी पर और सभी जगह अपने विचार दिए हुए हैं कि वो सरकार के कानूनों के हक में, तो उनको किसानों का फैसला करने के लिए बैठा दिया। ये तो हमारे जो आगू हैं, जथेबंदियों के आगू, वो बहुत समझदार है, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ लिया। उन्होंने पहले कह दिया कि जो कमेटी बनाएगी हम नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी बहुत सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्यादा रखनी चाहिए थी कि कोई न्यूट्रल बंदे लेते, कम से कम उनका पब्लिक में तो ना पता होता। वो भी मर्यादा नहीं रही। वो पूरे के पूरे जो सब लोग जिनको जानते हैं कि ये सरकार के बंदे हैं, सरकार के कानून को सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये तो वो बात बनी कि कातल कोई जज बना दो कि तू फैसला कर दे कि तू मर्डर किया कि नहीं किया। ये हालात हमारी न्यायपालिका की हो गया। न्यायपालिका एक बार फेल नहीं हुई है। 84 में 4 दिन कत्लेआम हुआ दिल्ली में। न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दिल्ली की थी, शांत रहे, कोई बोला नहीं, घरों से नहीं निकले। अब ये शीन बाग के बाद जब दंगे हुए, न्यायपालिका चुप है, कोई एक्शन नहीं है कि पुलिस क्यों नहीं करती, सरकार क्यों नहीं करती। तो अब ये 1.5 महीना तो जहाँ ही हो गया, इससे ज़्यादा पंजाब में चल रहा है। ये जून से सभी गड़बड़, शांत है, कुछ नहीं बोला है। तो इनको पहली तो बात याद, जो कानून बनाया है ये इनकी यूरिडिक्शन में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये स्टेटों का अधिकार है। एग्रीकल्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं देखते कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या मर्यादा है। हम राम को तो मानते हैं, लेकिन राम का जो मर्यादा थी उसको नहीं मानते। उसकी मर्यादा, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जा रहा है। भगवान कमती है, मर्यादा पुरुषोत्तम ज़्यादा है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट है, इसको ये भगवान से प्रार्थना है कि इस मुल्क को बचा लो। इस मुल्क को बचाने के लिए और कोई जगह नहीं रह गई, ये सिर्फ न्यायपालिका थी। उसके लिए भी आप लोगों का भरोसा ना ख़त्म करवा लो। अगर आपके ऊपर भी भरोसा ख़त्म हो गया तो फिर आप जानते हैं कि मुल्कों में क्या होता है, देश में क्या होता है। 135 करोड़ की आबादी है, इसको विदाउट ये जस्टिफिकेशन आप मैनेज नहीं कर सकेंगे। फिर दुआ करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को कुछ ना कुछ अपना ऑनर कायम रखने के लिए, मुल्क का इज्जत रखने के लिए कि मुल्क की न्यायपालिका प्रणाली है, लोगों का विश्वास अपने ऊपर बनवाएं और इस आंदोलन को कहीं दूसरा रूप न दिलवा दे सरकार, जलियांवाला बाग जैसा। तो उसके लिए पूरी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की होगी और किसी की नहीं। हल का तो ये बात है, सरकार ये बता दे, अगर ये कानून उसको वापस लेने पड़े तो सरकार को क्या नुकसान होता है, या अगर ये कानून रहते हैं तो सरकार को तब क्या फ़ायदा है। ये तो बताए कि फ़ायदा नुकसान क्या है, इसको कैंसिल करने का किस बात का डर है। अगर पब्लिक नहीं चाहती, किसान नहीं चाहता, जिसके लिए पहली तो बात है, जैसे आप मीडिया में आज हल्ला गुल्ला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जहाँ अपने जो वर्कर्स हैं उनको गांव में पब्लिक के बीच में भेज रहे हैं। चाहिए तो ये था कि बिल को जब इन्होंने तैयारी कर ली थी तब पब्लिक में पब्लिसाइज करते कि हम ये करने जा रहे हैं, पब्लिक की ओपिनियन लेते। अभी सरकार को इतना क्यों जोर लगाना पड़ रहा है लोगों को समझाने के लिए। लोग अनपढ़ नहीं हैं, लोग समझते हैं, किसान भी वो नहीं है कि उसको समझ नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से जो इनके ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स हैं ना, उससे भी ज़्यादा ये लोग ज्ञान रखते, क्योंकि ये ग्राउंड से हैं, ये चीज़ को पैदा करते हैं, फिर आगे उसको मार्केटिंग करते हैं। इनको जो ब्यूरोक्रेट है उसको तो खाली ये बुक्स में पढ़ लिया, कुर्सी मिल गई,
और उनके पास पावर है, लोगों के ऊपर राज कर लिया, ऑर्डर कर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उनके पास नहीं है। ऐसे ही इन सियासतदानों के ये ग्राउंड से जुड़े हुए नहीं हैं, ये तो सिंपली मार्केटिंग वाले हैं कि पैसा कैसे कमाना है। लाखों लोग घर छोड़कर इस ठंडी के मौसम में बॉर्डर पर बैठे हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और माताएं हैं, बहनें हैं। तो इसके लिए सरकार को समझ नहीं पड़ता भी क्यों जिद पकड़ा है। जहाँ तो पब्लिक को ये समझा दे कि अगर बिल ये वापस हो गए तो मुल्क का ये नुकसान हो जाएगा। हाँ, एक नुकसान मैं बता सकता हूँ, वो नुकसान ये है कि अंबानी अडानी का जो कैप्चर करने का था ना मुल्क को, कि बाकी चीज़ तो सब बिक गई। रेलवेज़ का हो गया, एयरलाइंस का हो गया, पेट्रोल डीजल का हो गया, और रिजर्व बैंक पर भी उनका कब्जा है, क्योंकि कितना पैसा जो है वो अडानी को माफ़ किया जा रहा है, अंबानी को माफ़ किया जा रहा है, कितना कर्जों में दिया जा रहा है। तो खाली ये एग्रीकल्चर का था कि इसमें एक बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान का 34 लाख करोड़ का बजट है, जो ईयरली बजट है, और ये एग्रीकल्चर है ना, इसका जो पूरा बिजनेस है वो 64 लाख करोड़ का है, हिंदुस्तान के बजट से डबल है। इसलिए अंबानी अडानी चाहता है ना तो ये बिजनेस कभी फेल होना है, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, लेकिन खाना पीना कभी बंद नहीं होगा। जब तक दुनिया रहती है तब तक एग्रीकल्चर का काम चलेगा, चलाना पड़ेगा, और इंडस्ट्री की फेल हो जाए कोई, इसीलिए वो चाहता है कि बिजनेस उधर का जो जैसे मर्जी हो, उसमें तो ठगी कर ली है, जो पैसा कमाना था कर लिया उसने, कर्जों में माफ़ कर दिया सरकार ने, जब कर्जा ले लिया है। लेकिन ये एग्रीकल्चर का नया सेक्टर लेकर इसको दुनिया को बर्बाद करके गुलाम करना चाहता है, और यही मेरे ख्याल से मंशा इसकी बीजेपी की है कि लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बनाकर कब्जे में कर लें कि भीख मंगाने वाले जैसे बंदर के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर भीख मांगते हैं, ऐसे कर दें। इसमें एक और बात है इनका, देखिए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या दूसरे उड़ीसा या दूसरे स्टेट्स भी ले लो, सभी में किसानों की क्या हालत है। अगर उनके पास वहाँ में खुशहाली हो जहाँ में ये सिस्टम नहीं है पंजाब वाला, तो लोग पंजाब में या हरियाणा में क्यों आए। अगर पंजाब हरियाणा में भी वो हालत बढ़ गई तो ये पब्लिक कहाँ जाएगी। वो उधर में काम नहीं था, पंजाब हरियाणा में आ गए। अगर पंजाब हरियाणा फेल हो गया, वो लोग यहाँ पंजाब हरियाणा वाले कहाँ जाएंगे। ना इनके पास एजुकेशन रहेगी, ना इनके पास काम रहेगा, तो क्या करेंगे। सो इसलिए इनका जो मेन मोटो है वो इनका भी नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट वाला उसका भी है, अलीबाबा का है, अमेज़न का है, वॉलमार्ट का है, ये सभी का ये कर है कि किसानी को ख़त्म, जैसे अमेरिका में भी ख़त्म किया, यूरोप में ख़त्म कर दिया। एक इंडिया जैसा कंट्री था जहाँ में फार्मिंग सेक्टर में 70% पब्लिक जो है काम करती है, और हिंदुस्तान की 90% इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।